जय हिंद। मैं रजित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं न्यूट्रिशंस पे। आज हम पढ़ेंगे जनरल नॉलेज मीन्स सामान्य ज्ञान प्रैक्टिस सेट 3। तो आपने हमारे बाकी के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वो जरूर देखें, जिससे कि आपको जो सीपीयू एग्ज़ाम है आपका उसमें बहुत मदद मिलेगी। बाकी एग्जामों के लिए जैसे सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल और एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जनरल नॉलेज इन सब में आती है। इसलिए आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ आपको सही वीडियोस की नोटिफिकेशंस और पीडीएफ मिल जाएगी। आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, आफ्टर डिफीटिंग विच कंट्री इंडिया मेड इट्स फर्स्ट एवर टाइटल इन थॉमस कप 2022। मीन्स किस देश को हराने के बाद भारत ने थॉमस कप 2022 में अपना पहला खिताब बनाया। तो आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया, डेनमार्क, जापान, मलेशिया। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। जी हाँ, इंडोनेशिया को हराने के बाद इंडिया ने थॉमस कप जीता था। तो ये क्या है, ये सेकंड रनअप रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आफ्टर ये भी पूछा सकता है कि ये जरूरी नहीं कौन जीता है, कौन सेकंड नंबर पोजीशन रहा है, थर्ड पे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सॉन्ग हैज़ वॉन द रिकॉर्ड ऑफ द ईयर एट 64th एट द एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2022। मीन्स किस गीत ने वार्षिक ग्रैमी अवार्ड 2022 में 64वें वर्ष में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर जीता। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, ये 4 गाने दे रखे हैं आपको, इसमें बताना है किसको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिला है। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, लीव द डोर ओपन। इसको मिला है रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, कब, कौन से वाले में, 64th एनुअल अवार्ड में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मॉनसून पब्लिश्ड बाय साहित्य अकेडमी ऑन द ओकेजन ऑफ इट्स 68th एनिवर्सरी। मीन्स साहित्य अकादमी द्वारा अपनी 68वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रकाशित पुस्तक मानसून के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है विष्णु सक्सेना, सत्यजीत राय, नीलोत्पल मृणल या अभय के। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अभय के। जी हाँ, अभय के ने ये पुस्तक लिखी है। ठीक है, ये इसके ऑथर आप देख सकते हैं, ये फोटो है इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और ये उनकी बुक की फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ऑपरेशन दैट लेड टू द एनेक्सेशन ऑफ द हैदराबाद स्टेट इनटू इंडिया। मीन्स उस ऑपरेशन का नाम बताएं जिसके कारण हैदराबाद राज्य भारत में विलय हुआ। तो आपका ऑप्शन है ऑपरेशन सनराइज, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन यूनिटी, ऑपरेशन गेटवे। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ऑपरेशन पोलो। जी हाँ, ऑपरेशन पोलो के तहत हमने, क्या नाम है अपना, जो हैदराबाद स्टेट है, ये पहले एक अलग प्रोविंस था, इसको हमने इंडिया में मिला लिया था। ठीक है, आप देखते हैं फोटो के अंदर, ये हैदराबाद हमारा पार्ट नहीं था, इसको हमने कब, 1948 में। ठीक है, 1948 में हमने ये करा, उसमें ऑपरेशन पोलो हुआ था, इसका कोड नेम था। वैसे इसको कहा गया था पुलिस एक्शन। ऑफिशियली हमने सब लोगों को बताया है कि हम पुलिस एक्शन कर रहे हैं, पर हमने ऑपरेशन पोलो चलाया था। इसके तहत हमने अपनी आर्मी भेज के हैदराबाद को अपने में विलय कर लिया था, इंडिया में मर्ज कर लिया था इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम फॉर फाइनेंशियल ईयर रैंकिंग फ्रॉम। मीन्स केंद्र सरकार ने किस वित्तीय वर्ष के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, जो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, बी। तो 2022 से 2027 के बीच में जो है इसी को प्रोग्राम शुरू हुआ है। तो आप ये चेक करेंगे, इसमें 2022 से लेकर 2027 के बीच हम लोग लिटरेसी, क्या नाम है, जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, ये शुरू किया गया है और ये 5 साल के लिए चलाया गया है। ठीक है, और इसका जो टोटल बजट है वो है टोटल 1037.9 करोड़। ठीक है, 9 करोड़ रुपये इसका बजट है टोटल। ठीक है, आपको बता दें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ अप्रूव्ड दिस स्कीम। ठीक है, जिसका नाम क्या था, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। ठीक है, इसमें क्या है, कवर ये जितनी हमारे अडल्ट एजुकेशन है, जैसे हम कहते हैं बड़ी, जैसे अब 12th के बाद जो एजुकेशन, उसे अडल्ट एजुकेशन कहते हैं,
तो जीतती है उसको पूरी पढ़ाया जाएगा, एक्सपर्ट्स को पॉलिसी चलाई जाएंगी और उसमें क्या नाम गवर्नमेंट इसमें हेल्प करेगी, इसमें देखेगी कि कितने लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। और यहीं पे जो गवर्नमेंट ने क्या करा है, जो अडल्ट एजुकेशन है ना, इसको चेंज कर दिया है। क्या है, अडल्ट एजुकेशन जो वर्ड है इसको चेंज करके एजुकेशन फॉर ऑल कर दिया है, ठीक है। तो पहले हम कहते हैं अडल्ट एजुकेशन, मतलब जो बड़े हो जाते हैं 18+ जो एज हो जाती है ना, जब हम ग्रेजुएशन पर आते हैं तब हम उसे अडल्ट एजुकेशन कहते हैं। पर गवर्नमेंट ने इसको वर्ड चेंज कर दिया, इसने कह दिया अच्छा वर्ड नहीं, इसको आप कर देंगे एजुकेशन फॉर ऑल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पट्टचित्रा style of painting is one of the oldest and most popular art forms of which of the following state means पेंटिंग की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूप में एक है। तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा की सबसे ये पट्टचित्र है, ये आप देखते हैं ये फोटो है पट्टचित्र का। ये सबसे पुरानी ओल्डेस्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्ट है ये, ठीक है। कहाँ की है, उड़ीसा की है। आपको बाकी स्टेट्स की भी जानकारी दें, जैसे आंध्र प्रदेश, राजस्थान भी है, इनकी भी जानकारी दे दें। तो जैसे ये कलामर की ये स्टाइल है, ये हैंडमेड होती है, हैंड प्रिंटेड, हाथों से प्रिंट करी जाती है, ठीक है। और ब्लॉक प्रिंटेड, ब्लॉक में बनाई जाती है, आप देख सकते हैं ये हैंड प्रिंटेड और ब्लॉक प्रिंटेड होती हैं, ठीक है। कॉटन पे होती हैं ये कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की हैं। तो किसे कहते हैं, कलम करी। अब ये फोटो, और वहीं जैसे मंदाना जो है, जैसे जो कि राजस्थान की है, ये पेंटिंग कहाँ की जाती है, ये फ्लोर्स पे या वॉल पे की जाती है, दीवारों पे की जाती है। तो कहाँ करी जाती है, तो उसे कहते हैं राजस्थान में करी जाती है पेंटिंग, और नाम क्या है इसका, मंदाना। वहीं आपका जो बिहार की है वो मधुबनी, इसे हम कहते हैं मधुबनी। ये क्या होता है, ये पेंटिंग जो होती है डांस के ऊपर बनाई जाती है। पेंटिंग इज दी फॉल्क पेंटिंग से कहते हैं, ठीक है। इसमें आप देखते हैं ये फ्लॉक पेंटिंग है पूरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी पर्पस ऑफ द RBI मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन मीन्स RBI की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य बनाए रखना है। तो आपका ऑप्शन है वेल्थ मतलब संपत्ति, एक्सचेंज मतलब विनिमय, ग्रोथ मतलब विकास, या प्राइस स्टेबिलिटी मीन मूल्य स्थिरता। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब जो हमारी RBI की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसका मेन काम होता है कि जो प्राइस हमारा है उसका स्टेबल रहे, मतलब जो महंगाई दर जो होती है या फिर जो कहते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि 6% से ऊपर ना जाए, ठीक है। ना 6% से क्या नाम ऊपर जाए और ना 2% से नीचे जाए, ठीक है। तो इससे कम नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होगा, 2% से ज़्यादा और 6% से कम अगर आपकी जो दर है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। यही मैंने मॉनेटरी पॉलिसी की आपको पूरी जानकारी दी है। इसमें कौन कौन से आते हैं, इसमें फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग प्रोग्राम होता है इसके अंदर, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क भी होता है, इसी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसी मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, इसी के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी प्रोसेस भी होता है। तो ये सब किसी पार्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ द हाइएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच मेट्रोरस बर्न अप आफ्टर एंटरिंग अर्थ एटमॉस्फेयर मीन्स वायुमंडल की सबसे ऊंची परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्काएं जल जाती हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं, आप या मानते हो मेट्रोइड्स जो होते हैं उन्हीं की बात हो रही है, उल्का पिंड जिसकी वजह। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं 4, ये जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर या थर्मोस्फेयर। तो सही आंसर आपका है ये आंसर आपका है ऑप्शन सी, मेसोस्फेयर, ठीक है। तो मेसोस्फेयर जो है ये आपकी वो लेयर होती है, आप देखते हैं ये जो लेयर है ये वाली कितने किलोमीटर पे होते हैं, ये लगभग 70 से 80 किलोमीटर, 50 से 80 किलोमीटर के बीच में रहती है, ठीक है। तो ये क्या है, 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर बीच की होती है, ठीक है, ये लेयर। इसमें क्या होता है, इसमें अगर एंट्री कर जाने के बाद कि जितने भी हमारे जो है ग्रेविटी से नीचे पुल करने लगती है, और नीचे पुल करते ही इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फ्रिक्शन से क्या होता है, जितने उल्का पिंड होते हैं या मेट्रॉइड्स होते हैं उनमें आप जानते हैं आग से लग जाती है, एकदम चमकने लगते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा कई बार। तो वही होता है, ठीक है। मैंने यहाँ बाकी स्पेस की जो है स्ट्रेटोस्फेयर जी देखा है,
ट्रोपोस्फेयर दे रखा है, जो हमारी सबसे नीची परत होती है हम कहते हैं, जहाँ पे हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उड़ते हैं, और बादल जो होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, वो इसी के अंडर आते हैं सारे। ठीक है, ये सब मैंने यहाँ दे रखी, जानकारी दे रखी है आपको, आप पढ़ सकते हैं इसमें। तो सबसे ऊपरी परत जो हमने काउंट कर रखा है वो होती है एक्सोस्फेयर। तो ये क्या है, 700 किलोमीटर से अबव होता है ये। ठीक, 700 किलोमीटर से ऊंची होती है। तो 700 किलोमीटर से ऊपर जाएंगे तब ये आपको एक्सोस्फेयर मिलेगा। उससे पहले थर्मोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर ट्रोपोस्फेयर होती है, सबसे नीची परत जो होती है। यहीं टेम्परेचर क्या होता है, सबसे कम होता है। कितना होता है, -80 डिग्री होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री होता है। उसके बाद मेसोस्फेयर में आपका 85, वहीं थर्मोस्फेयर में 1500 डिग्री टेम्परेचर होता है। ठीक है, और एक्सोस्फेयर में हाईएस्ट 2000 डिग्री, आपसे 2000 डिग्री से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च श्रमिक कल्याण पोर्टल, मीन्स किस मंत्रालय ने श्रमिक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है? तो आपके ऑप्शन दे रहे 4, इसमें सी ऑप्शन आपका है, सी ऑप्शन आपका है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने श्रमिक कल्याण पोर्टल लॉन्च किया है। इसे बता दें, इसके तहत क्या उन्होंने पूरा उनके एम्प्लॉय है उनके बारे में जानकारी दी है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। इन दी 1857 revolt, Begum Hazrat Mahal led the revolt from which of the following places? Means 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? तो आपके ऑप्शन है बनारस, लखनऊ, झांसी, दिल्ली। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लखनऊ से। जी हाँ, बेगम हजरत महल जो है वो लखनऊ से है, और क्या नाम है, यहीं से ये 1857 का जो रिवॉल्ट है वो विद्रोह जिसे हम कहते हैं वो शुरू हुआ था। इसे लेड किया गया था राजा लाल सिंह। ठीक है, और ये राजा लाल सिंह द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया था। ठीक है, और ये इसमें क्या होता है, इसमें अवध, इस लोगों के बीच लड़ाई हुई थी, मतलब किसमें, अवध और उनके क्या नाम है रेबल फोर्सेज जो होती है बाय बेगम है ना, बेगम एंड हर एलाइज द्वारा श्रीक्रॉन 11, जब इन्होंने क्या नाम है जो बेगम हजरत में है तो इन्होंने क्या किया हुआ, जब इन्हें देखा कि जो इन्होंने पूरा लखनऊ कैप्चर कर लिया ना से, लखनऊ को कैप्चर करने के बाद ऐसा हुआ कि इन्होंने उसके बाद अपने जो 11 साल का बेटा था जिसका ब्रिजिस क्वाद्रस था नाम था, ठीक, ब्रिजिस क्वाद्रस जो अपना बेटा था उससे क्या गया, अवध का राजा बना दिया, रूलर बना दिया। ठीक है, और आपको बता दें बेगम हजरत महल स्टॉम जो है वो आपको लोकेटेड इन द सेंटर पार्ट ऑफ द काठमांडू, मतलब काठमांडू के सेंटर पार्ट में नियर जामा मस्जिद के बाद। और काठमांडू कहाँ पे है, नेपाल में है। ठीक है, और ये क्या नाम है 15 अगस्त 1962 को महल वॉज ऑनर्ड एट दी ओल्ड विक्टोरिया पार्क, तो उसको ओल्ड विक्टोरिया पार्क घोषित कर दिया गया था हजरतगंज लखनऊ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको ये देख सकते हैं ये आपके प्लेस रहे हैं, और मैंने आपको बता दिए हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंपॉर्टेंट लीडर, उनके इंपॉर्टेंट लीडर बताए मैंने, जैसे उड़ीसा के सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही, ये इन्होंने क्या 1857 में उड़ीसा में करा था। दिल्ली में बहादुर शाह सेकंड, जनरल बखत खान, असम में भी हुए थे, ऐसे ही लखनऊ में हुए, फरुखाबाद में, कानपुर, राजस्थान, बिहार, झांसी, ये सब क्या हुआ यहाँ पे क्या हुआ 18 इन सभी जगह पे 1857 में रिवॉल्ट शुरू हुए थे। ठीक है, रिवॉल्ट शुरू किए गए थे इन सभी प्लेसेस पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीकर इज नॉट करेक्ट, मीन्स स्पीकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपके ये 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी, स्पीकर टेंडर्स रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, मीन्स अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को दिया इस्तीफा। तो आप ऐसा समझ लीजिए जो हमारा क्या नाम लोकसभा स्पीकर होता है, ठीक है, स्पीकर होता है वो कभी प्रेसिडेंट को वो नहीं देता, इस्तीफा नहीं देता है। ठीक है, लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पे, राज्यसभा की बात नहीं आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और वैसे भी स्पीकर क्या नाम है आपका जो होता है बाद में आता है, ये फर्स्ट पर्सन जो उस सभा का हेड होता है, आप जानते ही हैं। कोई भी सभा चाहे वो आपकी राज्यसभा हुई,
या आपकी लोकसभा हुई। इन सभी का कौन अपना एक हेड होता है, वो कौन होता है हेड? वो होता है स्पीकर हेड होता है, ना कि प्रेसिडेंट हेड होता है। तो क्या होता है, उनको हटाने तरीका क्या होता है, अगर वो गलत कर रहे हैं तो वहीं वहीं पे अपने पार्लियामेंट में ही उनका डिसीजन लिया जाएगा कि ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ठीक है, और उनको हटा दिया जाएगा। अगर जैसे जो भी जिस हाउस में ही, जैसे राज्यसभा में चला तो राज्यसभा के अपने चेयरमैन हैं और लोकसभा के अपने चेयरमैन स्पीकर हैं, ठीक है। तो इन दोनों में क्या होगा कि अगर कोई इंसान ऐसा है, जैसे इनका स्पीकर जो है, लोकसभा के स्पीकर एग्जाम्पल हमारे चल रहे हैं, लोकसभा के ओम बिरला है इस टाइम, तो ओम बिरला जी अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो, ठीक, ओम बिरला, तो ये सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या है, लोकसभा में जो जितने मेंबर्स बैठे हुए होते हैं उन्हीं द्वारा आपस में वोटिंग होंगी और वही इन लोगों को हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड, मीन्स निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें आंसर आपका है ऑप्शन डी, टू डिटेक्ट एयरक्राफ्ट इन द स्काई। आकाश में विमान का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, इसका यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इनका यूज जैसे कौन करता है, बैट करता है, जैसे हम कैसे कहते हैं चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ ये करता है किस लिए, वो अपना रास्ता देखने के लिए। और आपके शिप्स जो होते हैं वो यूज करते हैं अपना रास्ता देखने के लिए। आपके सबमरीन जो हो गई, ठीक है, ये सभी यूज करते हैं क्या, अल्ट्रासोनिक वेव्स का, जैसे कि अपने सामने जो है कोई वो डिटेक्ट कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मीन्स द्वितीय विश्व युद्ध के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लैंग्वेज, लीग ऑफ नेशन फेलियर, जर्मनीज मिलिटराइजेशन, या ऑल ऑफ दी अबव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। जी हाँ, ये सभी कारण थे जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 हुई। जैसे आर्थिक मंदी आई, इसका भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण था। और हमारी उस टाइम, जैसा इस टाइम हमारा क्या नाम है, यूनाइटेड नेशन है, उस टाइम जो हुआ करता था पहले, वो हुआ करता था लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन उस टाइम था, स्ट्रांग नहीं था, मजबूत नहीं था, इसलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाया और वो फेल हो गया। और इसके कारण भी एक रीज़न माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 हुई। और तीसरा जो मेन रीजन था, जर्मनीज मिलिटराइजेशन और रेज ऑफ हिटलर, हिटलर का उदय भी एक मेन रीजन रहा है वर्ल्ड वॉर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल्टाटोनिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय डैश ग्लैंड, मीन्स मोलाटोनिक हार्मोन डैश ग्रंथि द्वारा जारी किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी पिट्यूटरी, या थायराइड, या चीटीदार, मतलब पीनेल जिसे कहते हैं, पीनेल कहते हैं, और एड्रिनल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, पिनेल, मतलब चीटीदार, चीटीदार जिसे हम कहते हैं इस हिंदी में। इसके द्वारा क्या होता है, हमारे मेलाटोनिक हार्मोन्स रिलीज किए जाते हैं, ठीक है। आपको मैंने इसे सबके दे रखे हैं, कहाँ कहाँ आपके कौन से वो रिलीज होते हैं ग्लैंड्स। थायराइड आपके गले में होते हैं, पेनक्रियास आपके ये लंग्स के पास, आप नीचे मान चलें, एंड्रेनल ग्लैंड्स जो होते हैं आपके लिवर के ऊपर होते हैं, ये किडनी के पास जो होते हैं ना, और ओवरी इन फीमेल्स में होती है, और टेस्टिस जो मेल में होते हैं। ये सब पूरी जानकारी मैंने दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ स्टील बॉल, ए स्टील बॉल फ्लोट्स ऑन अ मरकरी बिकॉज, स्टील की गेंद पारे, मतलब यहाँ मरकरी की बात हो रही है, पर तैरती है क्योंकि। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज हायर देन द स्टील, मीन्स पारे का घनत्व स्टील की तुलना में अधिक होता है, इसलिए वह तैरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठुमरी इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, मीन्स ठुमरी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो आपका ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ठुमरी उत्तर प्रदेश का क्या नाम डांस है, लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संबंधित है
तो आपका ऑप्शन है न्यूक्लियर वेपन्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ व्हेल्स, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। जी हाँ, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आपका प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए है, और ये फाइनलाइज किया गया था 1987 में। वो हाँ 1987 में इसे फाइनलाइज किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, ग्लोबल एग्रीमेंट हुआ था। इसमें ये एग्रीमेंट हुआ था, क्या हुआ था कि हम जो स्ट्रेटोस्फेयर पर हमारी ओजोन लेयर है उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, वो क्या हो रही थी, ओजोन लेयर आप जानते हो, ओजोन लेयर तो हटने लगी थी, जिसके कारण यूवी रेज, जो सूर्य की यूवी रेज है वो पृथ्वी पे आ रही थी, और वो कॉज क्या करती हैं, वो कैंसर कॉज कर देती हैं। आपको क्या था, स्किन कैंसर हो जाता है उससे, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है ह्यूमन के लिए। तो ओजोन लेयर क्या करती थी, हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती थी। तो उसी के लिए क्या नाम है 1987 में हमने एग्रीमेंट, इस सबने ग्लोबल एग्रीमेंट करा कि हम ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड इंडिया कंडक्ट सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। मीन्स भारत ने पोखरण में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किस वर्ष किया। तो आपका ऑप्शन है 1998, 1996, 2001, 2003। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 1998। जी हाँ, 1998 में इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया था पोखरण में। आप जानते हो इसमें क्या हुआ था, टोटल 5 न्यूक्लियर हमने एक्सप्लोजन किए थे, मतलब 5 बॉम्ब फोड़े थे, और ये हुआ था मई 1998 के अंदर। ठीक है, और हमारा जो पहला जो हुआ था, ठीक है, हमारा पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1974 में करा था हमने, मई 1974 में करा था, स्माइलिंग बुद्धा का नाम से। तो स्माइलिंग बुद्धा क्या था, कोड नेम था किसका, फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट का। ठीक है, तो ये भी कहाँ हुआ था, ये भी पोखरण में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द राज्यसभा द स्टेट्स हैव बीन गिवन सीट्स। मीन्स राज्यसभा में राज्यों को सीट दी गई है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें बताना कौन सा सही है। तो इसका आंसर आपका है ऑप्शन ए, इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन, मतलब उनकी जनसंख्या के अनुसार राज्यसभा में सीटें गई हैं। आप जानते हो राज्यसभा में जो मेंबर चुने जाते हैं वो किस हिसाब से चुने जाते हैं, तो वो चुने जाते हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन किसकी कितनी है उसके हिसाब से वहाँ उस राज्य की उतनी ज़्यादा, जैसे यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है पूरे ऑल ओवर स्टेट में, तो मान चलिए यूपी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूपी है, तो यूपी ना क्या सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम मिनिस्टर्स होंगे राज्यसभा में वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे आपके यूपी से आएंगे। ठीक है, उसके बाद जिस स्टेट की ज़्यादा होगी उसी से, फिर उसके बाद हम मान लें महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र फिर उसका महाराष्ट्र तो सबसे ज़्यादा होंगे, ऐसे करके चलता है। जिसकी स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा हुई उसकी ज़्यादा मेंबर्स आएंगे राज्यसभा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू ब्लड। मीन्स कौन सा वर्णक रक्त को लाल रंग देता है। तो आपके ऑप्शन देखें 4, इसमें सी आंसर आपका है ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। जी ऑप्शन सी है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, आपको जो ब्लड होता है हमारा वो रेड करता है। ठीक है, इसी कारण हमारा ब्लड रेड हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट ऑफ इट्स ओन। मीन्स निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो आपका ऑप्शन है यूरस, वीनस, जुपिटर, मार्स। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी, वीनस। जी हाँ, वीनस का अपना खुद की कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। मतलब नेचुरल सैटेलाइट जैसे अपना इंडिया है, इंडिया कह रहा हूँ मैं, अपना अर्थ है, अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या हो गया, मून हो गया। ठीक है, तो अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट क्या, मून हो गया। तो सैटेलाइट मतलब ये नहीं कि हम जो सैटेलाइट स्पेस में छोड़ते हैं, सैटेलाइट मतलब हो गया वो उसका चक्कर लगाने वाला है जो, ठीक है, उस ग्रह का जो चक्कर लगाता हो उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। जैसे अर्थ, मून है, अर्थ का चक्कर लगाती है, जो हमारी अर्थ है और ये मून है, तो ये क्या है, इसके अराउंड घूमती रहती है। मून घूमता है ना, तो ये क्या है, सैटेलाइट है किसकी, अर्थ की सैटेलाइट है मून। ऐसे ही वीनस की अपनी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, इसकी कितनी 0 सैटेलाइट्स हैं। ऐसे ही मैंने आपको सबके दे रखे हैं, जैसे जुपिटर की 79 है, सैटर्न की 82 है, यूरेनस की अभी 27 है, नेपट्यून की 14 है, मार्स की 2 है, अर्थ की 1 है, वीनस मरकरी की कितनी है, 0 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नस कार्लसन इज एसोसिएटेड विथ विच गेम। मीन्स मैग्नस कार्लसन का संबंध किस खेल से है। तो आपका ऑप्शन है बैडमिंटन, चेस, स्क्वैश, लॉन टेनिस।
तो सी आंसर आपका है ऑप्शन सी बी चेस। जी हाँ, शतरंज से संबंधित है कौन? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू। हुक्स लॉ के नियम के अनुसार प्रतिबल समानुपात होता है। तो आपका ऑप्शन है प्रेशर, स्ट्रेन, इलेक्ट्रिसिटी, डक्टिलिटी। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी स्ट्रेन। जी हाँ, तनाव जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके? स्ट्रेस के। ठीक है, तो स्ट्रेस को हम क्या नाम आप न्यू से डिफाइन करें और आपका स्ट्रेन है ई से, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग आर नोन एज ट्रॉपिकल ईस्टलाइज मीन्स निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय प्रवाही के रूप में जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है वेस्टर्नलाइज, ट्रेड विंड, पोलर विंड, नन ऑफ दीज। तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी ट्रेड विंड्स। मतलब ट्रेड विंड्स को हम कहते हैं ट्रॉपिकल ईस्टलाइज। ठीक है, ये आपके विंड्स होते हैं, उनके टाइप मैंने आपको देखेंगे, ये 4 टाइप की विंड होती हैं और किससे कैसे कौन कौन सी कैसे कैसे फ्लो करती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको फोटो लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे फाइनेंस कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन या इलेक्शन कमीशन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी स्टेट्स ह्यूमन राइट कमीशन। मतलब राज्य मानवाधिकार आयोग जो होता है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज दी न्यू चीफ ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इसरो इन जनवरी 2022? मीन्स जनवरी 2022 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी एस सोमनाथन। जी हाँ, एस सोमनाथन जी को अपॉइंट किया गया है न्यू चीफ ऑफ इसरो। ठीक है, तो आपको बता दें इसरो के चेयरमैन है वो एस सोमनाथन है 2022 से, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, तो इसरो को हमने पहली बार कब बनाया था? तो 1969 में 15 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल मीन्स ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम बताएं। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी महेश भूपति। जी हाँ, महेश भूपति पहले ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। तो ये किससे संबंधित आपका है? ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, आप देख सकते हैं फोटो है महेश भूपति की। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट पर्सनैलिटीज वॉन दी फ्रेंच ओपन 2022 वुमेन्स सिंगल टाइटल मीन्स निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने फ्रेंच ओपन 2022 महिला एकल का खिताब जीता है? तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी ईगा स्वेटेक। ठीक है, तो ईगा स्वेटेक ने क्या है आपका ये खिताब जीता है, फ्रेंच ओपन वुमेन सिंगल टाइटल जीता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज दी मराठा रूलर ड्यूरिंग थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 मीन्स 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मराठा शासक कौन थे? तो आपका ऑप्शन है बाजीराव, राघव, शिवाजी सेकंड या बालाजी विश्वनाथ। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए बालाजी बाजीराव। जी हाँ, बालाजी बाजीराव जो तीसरी पानीपत युद्ध हुआ था तब मराठा के रूलर थे, लीडर थे, तब बाजी राव थे। ठीक है, बालाजी बाजीराव थे। ये फोटो आप देखिए पानीपत की बैटल की है और ये कब हुई थी? ये हुई थी 14 जनवरी 1761 में हुई थी। एक पानीपत के हुई थी और ये कहाँ है? दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर 95 किलोमीटर मान चलो 95 किलोमीटर दूर पे है कहाँ। और इसमें क्या हुआ? मराठा एम्पायर जो था उसकी वॉर हुई थी। किससे वॉर हुई थी? जो आपके कुलेशन किंग जो है जैसे अफ़गानिस्तान के जो आए थे और अहमद शाह दुर्रानी हुए, वहीं 2 इंडियन अलाइज थे, रोहिला अफगान्स ऑफ दोआब और सज्जू उद दौला
शुजाउद्दौला नवाब ऑफ क्वाद, ये सभी क्या है, ये सभी जो थे ये एक थे, ठीक है, और एक तरफ कौन थे, मराठा एम्पायर था, तो इनकी ये वॉर होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोएटिक बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, मीन्स लिविंग में कौन बुद्ध की काव्य जीवनी है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, बुद्ध चरित्र। जी हाँ, बुद्ध चरित्र जो आपकी है वो पोएटिक बायोग्राफी है किसकी, भगवान बुद्ध की। आप देखते हैं ये मैंने आपको बुक के नाम बताए हैं, उनके राइटर हैं और उनकी अदर इन्फॉर्मेशन मैंने इसमें दे रखी है, जैसे वामसा ये है वो, ये महानामा इन्होंने लिखी है, और इसमें बताया है दी महावसा इज एन एपिक पोएम रिटन बाय पाली लैंग्वेज। किसमें लिखी गई थी, पाली लैंग्वेज लिखी गई। इट इज़ अबाउट हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका, इसमें हिस्ट्री श्रीलंका की हिस्ट्री दे रखी है ऐसी। ठीक, बेसिकली सभी के नाम दे रखे हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया अंडर हुज रीजन। तो आपको बताना है चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। जी हाँ, इल्तुतमिश के जब शासन चल रहा था तब मंगोल्स ने क्या नाम है इंडिया पे हमला किया था, पर जीत नहीं पाए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का हिस्सा नहीं है। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, अग्रहारिका। जी हाँ, अग्रहारिका जो है ये पार्ट नहीं थे किसके, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर वर दी स्टेट्स ऑर्गेनाइज ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस, मीन्स राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष मान्यता दी गई थी। तो आपका ऑप्शन है 1951, 1947, 1950, 1956। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, 1956। जी हाँ, 1956 में क्या नाम है हमने पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों की मान्यता दी थी, मतलब भाषा के आधार पर भी राज्य बन सकते हैं आपके, जैसे आप महाराष्ट्र और गुजरात को दे सकते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है, और तेलंगाना दे सकते हैं, तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, वो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो हैं ये जो है ये एग्जाम्पल आपके क्या हैं, ये एग्जाम्पल हैं लिंग्विस्टिक बेसिस के, मतलब किसके, लिंग्विस्टिक बेसिस स्टेट्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट एरिया टू द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मीन्स निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो आपका ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, नागालैंड, मिजोरम। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप। जी हाँ, लक्षद्वीप का सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। द फर्स्ट पहला है द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी 1942, और दूसरा है कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड एज अनलॉफुल एसोसिएशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन अबव आइज और आर करेक्ट। बताना आपको है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला आपका है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा है कांग्रेस को एक अवैध संघ घोषित किया गया था। तो आपको बताना है ऊपर दिए कथनों में कौन सा से सही है। तो आपका ऑप्शन है 1, 2 या पहला दूसरा दोनों या कोई नहीं। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, सी, बोथ 1 और 2, मतलब दोनों कथन सही हैं। 1942 में जब हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था तो इसे स्टार्ट जो किया था वो महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, और उसी टाइम में कांग्रेस को क्या हुआ था, डिक्लेयर कर दिया गया था अनलॉफुल एसोसिएशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में सही है। तो आपका ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड, आपका ऑप्शन दे रहे हैं 4। ठीक है, तो सी आंसर आपका है ऑप्शन बी। तो राइट टू एजुकेशन एक्ट मेक्स ओनली एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर एजुकेशन अ फंडामेंट, मीन्स इसमें क्या राइट टू एजुकेशन के तहत आपका जो प्राइमरी जो होती है ना, एलिमेंट्री से हम कहते हैं 1st to 6th जो होती है आपकी
ये एजुकेशन फंडामेंटल कंपलसरी है आपको, इतना तो पढ़ाना ही पढ़ाना आपको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ आयरन, मीन्स निम्न में कौन सा लोहा अयस्क नहीं है। तो आपके ऑप्शन रहेंगे 4। सही आंसर आपका है ऑप्शन बी पेटेलाइट। ये पेटेलाइट जो है आपका ऑप्शन और नहीं किसका, आयरन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। तो आपका ऑप्शन है महानंदा, तापी, पेन्नेर, गोदावरी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए महानंदा। जी हाँ, महानंदा इज नॉट अ पेनिनसुलर रिवर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंसर्निंग दैट दी concerning the total number of state यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, मीन्स भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज इंडिया के अंदर भी चल रहे हैं टोटल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग अमेरिकन प्रेसिडेंट डिस्क्राइब डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर पीपल एंड बाय द पीपल, मीन्स निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र को जनता के लिए और जनता द्वारा सरकार के रूप में वर्णित किया। तो आपका ऑप्शन है देखें 4। सही आंसर आपका है ऑप्शन ए अब्राहम लिंकन। जी हाँ, अब्राहम लिंकन ने यह बात कही थी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, मीन्स हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के लिए जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन दे रहे हैं 4। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन बी जियोथर्मल एनर्जी, मतलब भूतापीय एनर्जी के लिए, ऊर्जा के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीडर ऑफ द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। तो आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें सही आंसर आपका है ऑप्शन ए नेल्सन मंडेला। जी हाँ, नेल्सन मंडेला कौन थे, लीडर थे ANC के, मतलब अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्रिकेट प्लेयर टू बी अवॉर्डेड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज, तो आपको बताना है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट प्लेयर का नाम है। तो आपका ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी या कपिल देव। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर पहले क्रिकेट प्लेयर थे जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगा खान कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, मीन्स आगा खान कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं गोल्फ, टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी हॉकी। जी हाँ, आगा कप जो आपका संबंधित है किससे, हॉकी से। तो आपने मेरा पिछली वीडियो पिछले वाला प्रैक्टिस सेट देखा होगा, ठीक है। उसमें मैंने आपको पूरे जितने सभी स्पोर्ट्स के नाम, ठीक है, और उनके जो टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज़ हैं उन सबको दे रखा है, मैंने बता रखा है उसके अंदर, आप देख सकते हैं। या तो आप वीडियो देख लीजिएगा या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे तो आपको उसकी वीडियो की PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं काम्फ इज दी बायोग्राफी ऑफ विच ऑफ दीज, मीन्स मैं काम्फ इनमें से किसकी जीवनी है। तो आपका ऑप्शन है व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर लेनिन, अडोल्फ हिटलर या विंस्टन चर्चिल। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन सी अडोल्फ हिटलर। जी हाँ, अडोल्फ हिटलर की बायोग्राफी है ये कौन, मैं काम्फ। आप देखते हैं फोटो रहा, इसमें क्या है, अडोल्फ हिटलर की पूरी बायोग्राफी दी गई है। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।